निवेश, इन दोनों के बीच तालमेल बिठाना बेहद जरूरी है, जो कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग से कर सकते हैं। योर मनी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के वो तमाम गुर सिखाता है जिनसे आप बचत के साथ साथ अधिक से अधिक निवेश भी कर सकें। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज हमारे मेहमान है ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के डायरेक्टर पंकज मटपाल। आपका स्वागत है पंकज जी शो पे। आज हम योर मनी की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही अहम मुद्दे के साथ, जहां पर आरबीआई ने इंफ्रा बॉन्ड्स पर लोन को मंजूरी दे दी है। इससे आपको किस तरह का फायदा होगा और किस तरह से आप ये लोन ले सकते हैं, इस लोन की अवधि क्या होगी, इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर हम बात करते हैं पंकज जी से। पंकज जी, सबसे पहले तो आरबीआई ने जो मंजूरी दे दी है इंफ्रा बॉन्ड्स के एवज में लोन लेने की, इस फैसले को, इस मंजूरी को आप रिटेल इन्वेस्टर्स के नजरिए से कैसे देखते हैं? एक अच्छा डिसीजन है। ये क्या होता है, जब आप निवेश करते हैं तो आप क्योंकि लॉन्ग टर्म बॉन्ड होते हैं तो उस वक्त शायद आपको ये भी पता नहीं होता है, बीच में कभी जरूरत पड़ सकती है। उस वक्त आप ये सोच के कि लंबी अवधि के लिए आप निवेश कर रहे हैं, बट किसी कारणवश अगर आपको जरूरत पड़ती है बीच में पैसे की, तो आपके पास ऑप्शन नहीं था कुछ करने का। बट अगर लिक्विडिटी है, अगर आप उसके अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोन लेने के लिए निवेश कर रहे हैं, क्योंकि निवेश जब करते हैं तो उस वक्त निवेश की दृष्टि से ही कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी में किसी कारणवश अगर लोन लेना पड़ता है तो वो ऑप्शन आपके पास अभी खुला हुआ है। तो इस बात को देखते हुए मैं बोलूंगा कि ये बहुत अच्छा विकल्प है। लंबी अवधि में अगर जरूरत पड़ती है पैसे की, तो आदमी अपने ही निवेश में से उसके अगेंस्ट में लोन ले सकता है। अमूमन इस तरह की सिक्योरिटीज के बदले हमें लोन वैसे भी मिलता है? बिल्कुल, देखिए बैंक्स जो भी ट्रांसफरेबल असेट्स होते हैं उनके अगेंस्ट लोन देता है। उदाहरण के तौर पर फिक्स डिपॉजिट है, उसके अगेंस्ट आपको लोन मिल जाता है। इवन जो ट्रेडेबल्स सिक्योरिटीज हैं उनके अगेंस्ट भी लोन मिलता है, लेकिन जो जैसे एनएससी है जो ट्रेडेबल नहीं है, उनके अगेंस्ट में यूजुअली लोन नहीं मिलता है। तो जो भी ऐसे हैं जो ट्रांसफरेबल असेट्स हैं उसके अगेंस्ट में लोन मिल जाता है, लेकिन इसमें अभी तक ये ऑप्शन नहीं था, जो कि अब आरबीआई ने ऐसे निर्देश दे दिए हैं, तो ये पॉसिबल हो पाएगा। बिल्कुल। और यहाँ पे कुछ और चीजें जो इस मंजूरी के तहत आई है वो ये है कि एक व्यक्ति को बॉन्ड्स के एवज में 10 लाख तक का लोन मिलेगा। और अवधि कितनी होगी फिर इस लोन की? जितनी अवधि, मतलब जब लोन लेंगे वहां से जो मैच्योरिटी का टाइम है आपके बॉन्ड का, वहां तक लोन खत्म होना चाहिए। मान लीजिए कि आपका 20 ईयर्स का बॉन्ड है और 10 ईयर्स पहले से उसको निकल चुके हैं, तो आपका सिर्फ आपको 10 ईयर का ही मिल पाएगा। हालांकि अभी उतना पुराना तो नहीं हुआ है, तो ये तो नई बात है। बट जब भी आप लोन लेंगे, वहां से जितना समय बचा है मैच्योरिटी के लिए, उससे पहले पहले आपको वो लोन खत्म करना होगा, तो मैच्योरिटी उतनी ही होगी उसकी। बिल्कुल। और ये लोन मैं फिर कैसे ले सकती हूँ? क्या सभी बैंकों से मुझे ये लोन मिल जाएगा? नहीं कविता, देखिए उन्होंने बोला है क्लियर कि जिस बैंक ने इशू किया है वो उसके अगेंस्ट लोन दे सकता है। तो आपने अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड दूसरे बैंक से लिया हुआ है तो दूसरा बैंक उसके अगेंस्ट लोन नहीं दे सकता। तो इसमें क्लियर किया हुआ है कि जिस बैंक ने इशू किया है वो बैंक उसी के अगेंस्ट लोन दे पाएगा। और पंकज जी, रीपेमेंट की दर अगर उस पर मैं कुछ क्लैरिटी चाहूँ तो वो किस तरह का होगा? नहीं, अभी तक उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है कि उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा और कैसे उसको वापस करना है। लेकिन ये है, मानना ये चाहिए जिस हिसाब से लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी है तो उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा नहीं होगा। वो डेफिनेटली रिटेल इन्वेस्टर्स को पे कर पाए उतना ही होना चाहिए। बिल्कुल। क्लियरली इस तरह की मंजूरी से आपको लगता है कि इंफ्रा बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ेगी? और ओवरऑल अगर मैं आपको इस मंजूरी में कुछ और एडिशंस के बारे में पूछूं तो आपको लगता है कि क्या और कुछ करना चाहिए जिससे वो और अट्रैक्टिव लगे? बिल्कुल। देखिए, पहला क्वेश्चन में पूछा कि ये अच्छा है, तो बिल्कुल, क्योंकि ये लंबी अवधि के बॉन्ड होते हैं और जब आदमी प्लानिंग करता है, हालांकि हम हमेशा बात करते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग आप पहले गोल सेट कीजिए फिर इन्वेस्ट कीजिए, बट कभी भी लाइफ में ऐसा होता है कि आपको अनचाही जरूरतें पड़ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में ये अच्छा है, अगर आप भले ही निवेश लंबी अवधि के लिए कर रहे हैं, पर किसी तरह से विकल्प होना चाहिए, या तो आपके पास एग्जिट ऑप्शन हो या फिर कम से कम उसके अगेंस्ट में लोन लेने का विकल्प हो। तो यहाँ पर ये बात बहुत अच्छी होगी निवेशकों के लिए। और जो लोग ये सोचते थे कि डरते थे निवेश करने से, कितनी लंबी अवधि है, अपने को पता नहीं आगे क्या हो सकता है, उन लोगों को थोड़ा सा एक सहारा मिलेगा कि कम से कम कल को अगर किसी वजह से अगर जरूरत पड़ी लिक्विडिटी की तो लोन तो लिया जा सकता है। तो डेफिनेटली एक एनकरेजमेंट मिलेगा इन्वेस्टर्स को निवेश करने के लिए। दूसरी बात जो आपने पूछा कि और क्या होना चाहिए, तो पहली बात तो यह है कि जो अभी ये रेस्ट्रिक्शन है कि दूसरे बैंक के इशूड बॉन्ड के ऊपर आप लोन नहीं दे सकते, मुझे लगता है कि अगर सब में ही ये कर दिया जाए तो ये चीजें और आसान हो जाएंगी कि किसी भी आपने आज कहीं से लिया और कल को दूसरे बैंक से आप उस पर ले सकें। तो ये विकल्प और भी अच्छा होगा अगर ये जो रेस्ट्रिक्शन है वो ना रहे इसके ऊपर। तीसरी बात, जो 10 लाख का एक लिमिट रखी हुई है,
उसमें भी ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका इन्वेस्टमेंट बड़े अमाउंट का है तो उसके अगेंस्ट में अगर आप ये कहें कि 70% मिलेगा, 60% मिलेगा, दैट कुड बी अ राइट थिंग। तो 10 लाख का अगर किसी ने मतलब 50 लाख इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो भी 10 लाख का, या कम किया है तो भी, तो वो एक थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर एक परसेंटेज में उसको कन्वर्ट करें कि इतना परसेंट से ज्यादा लोन नहीं मिल सकता है, तो शायद निवेशक के लिए एक अच्छा विकल्प होगा। क्लियरली। तो यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हम अपने जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लोगों को घर खरीदना, गाड़ी खरीदनी होती है जो कि 10 लाख के अंदर के बजट में आ जाते हैं, उनके लिए इस तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या आपको सही लगते हैं? नहीं कविता, देखो अगर आपको पता है मुझे गाड़ी खरीदनी है तो मैं लोन पहले इन्वेस्ट करूंगा और फिर उसके अगेंस्ट लोन लूंगा, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता है यहाँ पर। ये तो निवेश है आपका, आपने किसी कोई गोल को लंबी अवधि के लिए ध्यान में रखते हुए निवेश किया हुआ है, बट बीच में किसी कारणवश आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आपके पास ये विकल्प खुला हुआ है कि आप उस बॉन्ड के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं। लेकिन जैसा उदाहरण आपने दिया, मुझे नहीं लगता है कभी भी आदमी को लोन लेकर इस तरह के शौक पूरे करने चाहिए। मजबूरी हो तो बात दूसरी है, लेकिन कार खरीदने के लिए पहले इन्वेस्ट करना और फिर उस पर लोन लेना, वो शायद सही विकल्प नहीं होगा। तो क्या मैं आपकी तरफ से थम्स अप समझूं अगर इंफ्रा बॉन्ड्स के एवज पे लोन लिया जा सके, इस पूरे मंजूरी को आप थम्स अप देते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं तो बोलूंगा कि अच्छा विकल्प है और ये अच्छा डिसीजन लिया गया है। चलिए, तो यहाँ पर एक और ऑप्शन आपके लिए, आप इंफ्रा बॉन्ड्स के एवज में लोन ले सकते हैं। इस बात को आरबीआई की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। हमारे दर्शक ने हमें ईमेल के जरिए सवाल पूछा है। इनका नाम है मुजीद शेख और इनके प्रोफाइल के बारे में आपको कुछ बता दें। यहाँ पर 36 साल की उम्र है इनकी और इनकी आय सालाना 3 लाख रुपए है। इनका सवाल ये है कि इन HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और रिलायंस वन भारतीय एक्सा में से टर्म प्लान कौन सा बेहतर है, लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं हमसे। और साथ ही 50 लाख का कवर चाहते हैं जिसका टर्म होगा ऑलमोस्ट 30 सालों का, और साथ ही अपने लिए ये हेल्थ इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी खरीदना चाहते हैं और हमसे ये पूछ रहे हैं कि इन तमाम चीजों को खरीदते वक्त इनको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले मुजीद अपने लिए एक टर्म प्लान लेना चाहते हैं, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा डिसीजन है और पंकज जी भी इत्तेफाक रखेंगे मेरी इस बात से। जो इन्होंने कंपनीज अपने लिए शॉर्टलिस्ट की हैं, पंकज जी, इनमें से किस कंपनी का इनको टर्म प्लान लेना चाहिए? देखिए, कंपनी सारी अच्छी है, जैसे आपने बोला डिसीजन पहले तो ये अच्छा है कि टर्म प्लान की बात कर रहे हैं, तो टर्म प्लान एक अच्छा विकल्प है। उसमें HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट, बल्कि उन्होंने क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लस की बात की है, तो दोनों ही ऑप्शन ये अच्छे हैं। प्रोटेक्ट प्लस में थोड़े से आपको एडिशनल फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट एंड डिसेबिलिटी कवर है, वो आपको एडिशनल मिल जाता है उसके अंदर, और ऊपर से जब किसी केस में जब दुर्घटना होती है और जरूरत पड़ती है तो एक साथ लेने का विकल्प भी है और आपको उसको मंथली भी आप पे आउट ले सकते हैं। तो कुछ फीचर्स में ऐड किए हुए हैं। तो मैं बोलूंगा कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो को देखते हुए और HDFC का इंडिया में जितना लंबे समय से बिजनेस है, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरी सलाह ये होगी कि HDFC लाइफ का क्लिक टू प्रोटेक्ट या प्रोटेक्ट प्लस कोई भी प्लान ये ले सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे मुजाहिद, आप अगर हमें सुन सकते हैं तो HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट या प्रोटेक्ट प्लस, इन दोनों प्लान में से किसी एक को आप ले सकते हैं। और अभी फिलहाल आपने 50 लाख का कवर अपने लिए सोचा है, लेकिन आगे चल के अगर आपकी आय बढ़ती है तो आप अपने कवर को भी बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि योर मनी से आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लेंगे कुछ और सवाल, बने रहें हमारे साथ। योर मनी में हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब और मेरे साथ बने हुए हैं पंकज मटवाल। आगे बढ़ते हैं, अकीक अख्तर का सवाल लेते हैं। ईमेल के जरिए उन्होंने अपना सवाल हमसे पूछा है। ये 1000 रुपए का निवेश कर रहे हैं SIP के जरिए म्यूचुअल फंड्स में, और इनके कुछ फंड्स के नाम मैं आपको बता दूं, रिलायंस स्मॉल कैप फंड, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड और बिरला सन लाइफ टॉप 100 फंड में ये अपना निवेश कर रहे हैं। अब इन्होंने अपना कुछ पोर्टफोलियो के साथ साथ हमें अपने सवाल भी भेजे हैं और वो ये है कि क्या इन स्कीम
स्कीम्स में ये अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं। और साथ ही अगर 60 महीने की अवधि को बढ़ाकर ये 120 महीने करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। और साथ ही किसी फंड में से अगर इनको पैसे निकालने हो तो किस स्थिति में निकाले, क्या क्या क्राइटेरिया हो फंड में से पैसे निकालने का या फंड स्विच करने का, और ओवरऑल इनका पोर्टफोलियो कैसा है, जो इन्होंने फंड्स चुने हैं वो कैसे हैं। तो पंकज जी, कुछ ऐसे सवाल हैं जो मेरे ख्याल से अकीब के साथ साथ बाकी दर्शकों को भी अपने पोर्टफोलियो के लिए जवाब मिल जाएगा। तो सबसे पहले इन्होंने एसआईपी के जरिए निवेश की शुरुआत की, ये तो बहुत अच्छी बात है, 1000 रुपए करते हैं हर महीना। फंड्स कैसे हैं? देखिए, इनके पास फंड अच्छे हैं, लेकिन एक लार्ज कैप है और 2 मिड कैप फंड है जी। तो ये क्योंकि मुझे ऐसा लगता है नए इन्वेस्टर से हमने हमसे सवाल पूछा है, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं, तो मेरी सलाह ये होगी कभी भी अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप थोड़ा कम रखें, लार्ज कैप ज्यादा रखें। हालांकि समय की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि मिड कैप में अच्छी तेजी दिखाई दे रही है और फायदा ज्यादा होते हुआ दिखाई दे रहा है। इनका सवाल लेकिन शॉर्ट टर्म का नहीं है, इनको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। ये इन्वेस्टर हैं, तो अपने पोर्टफोलियो में अगर ये एक रिस्क और रिटर्न दोनों को ध्यान में रखते हुए बात करें तो थोड़ा लार्ज कैप में एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए। तो आप मिड कैप में एक्सपोजर ज्यादा रखने की सलाह इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा आता है और मिड कैप बहुत वॉलेटाइल होते हैं नेचर में। देखिए, जब भी एक तो पहली बात इक्विटी मार्केट जो है वो उसमें उतार चढ़ाव रहता ही है, लेकिन जब भी कभी मार्केट गिरते हैं तो सबसे पहले जो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स होते हैं वो पहले गिरते हैं। बढ़ने में भी ऐसा ही होता है, जब मार्केट ऊपर जाते हैं तब भी वहां पर रैली दिखाई देती है। लेकिन एक निवेशक को, अगर आप निवेशक हैं, गोल सेट करके इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो अपने पास लार्ज कैप मिड कैप सभी होने चाहिए पोर्टफोलियो में। इनको मेरी सलाह यह है कि इनके फंड अच्छे हैं, लेकिन जब भी ये पैसा बढ़ाने की बात सोचें तो एक लार्ज कैप फंड और इसमें इंक्लूड करें, या जो एग्जिस्टिंग फंड है उसमें ये और बढ़ाएं। इनका सवाल भी ऐसा ही था कि कैसे बढ़ा सकते हैं, अवधि कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये पहले मैं बोलूंगा कि एसआईपी एक बहुत ही अच्छा जरिया है म्यूचुअल फंड में निवेश करने का। 3 फायदे हैं। एक तो है डिसिप्लिन, आपको कुछ करना नहीं होता है, एक बार फॉर्म भर के जमा कर दिया, जो भी आपने अमाउंट डिसाइड किया हर महीने आपके अकाउंट से पैसा निकल जाएगा, उसके बदले में आपको उस दिन का जो एनएवी होगा उस पर आपको यूनिट्स मिल जाएंगी। अब क्योंकि आप पार्ट में कर रहे हो तो इससे फायदा ये होता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, मतलब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको यूनिट्स कम मिलेंगी, अगर नीचे एनएवी नीचे आ जाता है तो यूनिट्स ज्यादा मिल जाएंगी। तो ऐसे लंबी अवधि में क्या होगा, जो लोग सोचते हैं कि मैं जब इन्वेस्ट करता हूं उसके अगले दिन मार्केट गिर जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए कम से कम एसआईपी के जरिए कर रहे हो। ये हालांकि एक बायस है, आप सोच सकते हो, बट हकीकत तो यह है कि मार्केट हमेशा अपने हिसाब से परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा डर लगता है कि मुझे करना तो है पर एक साथ मैंने कर दिया, तो भी एक अच्छा है कि आपने अगर पार्ट में किया हुआ है, इंस्टॉलमेंट में किया हुआ है, कभी मार्केट नीचे आएगा तो आपको यूनिट्स ज्यादा मिलेंगी, मार्केट ऊपर जाएगा तो यूनिट्स कम मिलेंगी, और लंबी अवधि में एक एवरेज प्राइस आ जाएगा जिसको हम रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बोलते हैं। बिल्कुल। तो मैं फंड की एनएवी देख के फंड को सिलेक्ट करूं, उसकी परफॉर्मेंस देख के सिलेक्ट करूं, कैसे सिलेक्ट करूं? देखिए, फंड तो आप डेफिनेटली परफॉर्मेंस देख के ही सिलेक्ट करेंगे। एनएवी ज्यादा है या कम है वो मैटर नहीं करता है। अगर फंड पुराना है, काफी टाइम से मार्केट में है, तो उसकी एनएवी आपको ज्यादा ही मिलेगी, जो न्यू फंड ऑफर आएगा उसकी एनएवी कम मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगर वो फंड 20% से परफॉर्म करता है तो 10 रुपए की एनएवी 12 रुपए हो जाएगी, और अगर 100 रुपए की है तो 120 रुपीज होगी। तो अल्टीमेटली वो जो अंडरलाइंग एसेट्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उस फंड को कैसे मैनेज किया जा रहा है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये एनएवी कुछ मैटर नहीं करती है कितनी है। लेकिन साथ ही दूसरी बात जो बात कर रहा था एसआईपी के बेनिफिट्स की, उसमें एक बेनिफिट ये भी है आपका पावर ऑफ कंपाउंडिंग, क्योंकि अब लंबी अवधि में जब निवेश करते जाते हैं तो समय के साथ में क्या होता है, जो आपको उसमें रिटर्न मिल रहे हैं, मान लीजिए आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया और वो बढ़ के 120 रुपीज, सॉरी 1200 रुपीज हो गया, तो आगे क्या होगा, आपका 1000 रुपीज भी ग्रो कर रहा है, साथ में जो आपका 200 रुपए है वो भी ग्रो कर रहा है। तो लंबी अवधि में आपको कंपाउंडिंग की वजह से काफी फायदा होगा। इसके लिए बड़ा अच्छा विकल्प है कि एसआईपी के जरिए स्पेशली इक्विटी म्यूचुअल फंड की जो बात करते हैं वहां पर, बाकी में भी पॉसिबल है बट इक्विटी में हमेशा ही रहता है कि मार्केट ऊपर नीचे करेगा, तो सलाह ये होती है कि एसआईपी के जरिए निवेश करना चाहिए। और चूंकि आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं तो लंबी अवधि के लिए बने रहने में ही समझदारी है, और आप एसआईपी के जरिए कर रहे हैं तो जैसे कि पंकज जी ने समझाया, बाजार में आ रहे उतार चढ़ाव से आप बच सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी पंकज जी किसी को अपना फंड स्विच करना हो तो वो डिसीजन किस क्राइटेरिया में ले, क्या क्या बातों को ध्यान में रखते हुए ले? कविता, पहले का जो सवाल था सिंपल था कि क्या हम बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल आप बढ़ा सकते हैं। कभी भी अगर आपको एसआईपी अपने छोटे अमाउंट से स्टार्ट किया है, आप उसी फोलियो में आप एडिशनल एसआईपी कर सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा का सवाल ये भी था कि क्या जो सारी स्कीमें एक ही फोलियो में आ सकती हैं, तो एक म्यूचुअल फंड कंपनी जो है, एक फंड हाउस की सारी स्कीम,
मल्टीपल स्कीम आप एक फोलियो में बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक SBI म्यूचुअल फंड है और दूसरा ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड है, तो उनकी स्कीम को एक फोलियो में नहीं कर सकते। हर कंपनी का अपना अकाउंट नंबर होगा, मतलब फोलियो नंबर इज लाइक अकाउंट नंबर। तो उस अकाउंट नंबर के अंतर्गत आप जितने भी उस कंपनी के फंड है उनको आप बाय कर सकते हैं। बट आपको मल्टीपल स्कीम बाय करना पॉसिबल है। SIP के अमाउंट को बढ़ाना है, आपने अभी 2000 की है, आप और अमाउंट का फिर SIP कर लीजिए। अवधि बढ़ानी है, वो भी पॉसिबल है कि आप जब ये आपका SIP का पूरा मैच्योरिटी का टाइम आ रहा है, उसके समय में आप फिर से जो भी अमाउंट के साथ सेम या बढ़ाकर फिर से अगले दूसरे समय के लिए आप फिर से SIP कर सकते हैं, वो भी पॉसिबल है। आपको किसी कारणवश अगर अभी आपने डिसाइड किया कि आप 5 साल के लिए कर रहे हैं, बट किसी वजह से अगर आपको बीच में नहीं जम रहा है, आपको डिसकंटिन्यू करना है, तो आप एक सिंपल एप्लीकेशन जमा कर दीजिए, आपकी SIP कैंसिल हो जाएगी, वो भी पॉसिबल है। तो आपके लिए SIP में मतलब यहाँ पर एक आप कमिटमेंट लेते हैं, लेकिन किसी वजह से आपको बीच में बंद करनी है, स्विच करना है, आपको SIP ये सोचना है कि आगे SIP नहीं करेंगे, बट जो अमाउंट है उसको रिडीम नहीं करेंगे, वो भी पॉसिबल है, और रिडीम करना है तो वो भी पॉसिबल है। चलिए, तो यहाँ पे तमाम विकल्प हकीक आपके पास है, लेकिन जहां तक अपने पोर्टफोलियो के बारे में आपने हमसे पूछा है, आपके सभी फंड्स बिल्कुल अच्छे हैं। अपने निवेश को आप लगातार जारी रखिए और हो सके तो अपने निवेश को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ योर मनी में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, बने रहें हमारे साथ। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगले दर्शक का सवाल। मनोज ने हमें अपना प्रोफाइल भेजा है, कुछ डिटेल्स हैं इनकी, मैं आपको बता देती हूँ। 28 साल की उम्र है ये और IT कंपनी में नौकरी करते हैं। सालाना आय इनकी ऑलमोस्ट 9 लाख के आसपास है। इन्हें अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर चाहिए। ऑलमोस्ट 1 करोड़ का टर्म प्लान ये लेना चाहते हैं अपने लिए, और ये पूछ रहे हैं कि इन तमाम इंश्योरेंस को खरीदते वक्त क्या क्या बातों को ध्यान में रखना चाहिए। और यहाँ पर इन्होंने अपने लिए एक्चुअली हेल्थ इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ली हुई है, लेकिन कहाँ से ली है उसकी जानकारी इन्होंने हमें फिलहाल नहीं दी है। चलिए, यहाँ पर पंकज जी, एम्प्लॉय की तरफ से इनके पास तो कवर है हेल्थ इंश्योरेंस का, बट टर्म प्लान जो ये लेने का मन बना रहे हैं, मेरे ख्याल से 1 करोड़ का ठीक रहेगा, इनको लेना चाहिए तुरंत। बिल्कुल, देखिए वो देखना पड़ेगा इनका कितना एक्सपेंस है और कितने डिपेंडेंट हैं उस हिसाब से। बट हेल्थ, इसके साथ साथ ये जानना चाह रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस में भी क्या क्या बातें इनको जाननी चाहिए और कैसे लेना चाहिए। तो जहां तक हेल्थ का सवाल है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस तो मैंने जैसे बोला कि कितना लेना चाहिए डिपेंड करेगा, वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट हेल्थ के बारे में बोलूंगा इनको भी और बाकी लोगों को भी, ये बहुत जरूरी है कि जब आप हेल्थ इंश्योरेंस बाय करते हैं, उसे कुछ कंडीशन, पहली बात होती है कि उसमें कोई सब लिमिट तो नहीं है। कुछ पॉलिसीज में सब लिमिट होती है, मतलब अगर किसी कारणवश अगर आपको आपने 5 लाख का इंश्योरेंस लिया हुआ है, उसमें हो सकता है कि रूम रेंट के लिए, ICU चार्जेस, डॉक्टर की फीस, मेडिसिन, सबके लिए कैप होता है। तो जिस पॉलिसी में वो ना हो वो आपके लिए अच्छा है। दूसरी बात क्या होती है, नेटवर्क हॉस्पिटल। आपके जो घर के आसपास हॉस्पिटल हैं, क्या वो कवर है कि नहीं है उसमें, क्योंकि इमरजेंसी में आप ये नहीं देखोगे कि मुझे बहुत दूर जाना है, सबसे पहले जरूरत पड़ती है आसपास के हॉस्पिटल, आसपास के क्लिनिक्स, तो वो कवर है कि नहीं है उनकी नेटवर्क लिस्ट में, वो देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जो है वो कितने समय के बाद कवर हो पाएंगी। कुछ पॉलिसीज में 3 साल के बाद में होती हैं और कुछ में 4 इयर्स के बाद होती हैं। तो जितनी जल्दी वो हो सके, अगर कोई व्यक्ति उससे मतलब पहले से प्री एग्जिस्टिंग डिजीज से सफर कर रहा है तो उसको तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि ये देख कर ले। उसके अलावा जो एक्सक्लूजन है या वेटिंग पीरियड है, कुछ बीमारियों के लिए एक वेटिंग पीरियड होता है कि इतने समय तक, कुछ के लिए 1 साल, कुछ के लिए 2 साल तक वो बीमारियां कवर नहीं होंगी, तो वो भी देखना जरूरी है। और साथ में एक चीज होती है डे केयर ट्रीटमेंट। आज टेक्नोलॉजी में या हेल्थ केयर में एडवांसमेंट की वजह से बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जिसके लिए पहले पेशेंट को एडमिट होना पड़ता था, बट आज की तारीख में एडमिट ना होकर एक ही दिन में उसका ट्रीटमेंट होकर पेशेंट घर वापस आ जाता है। तो ये बीमारी, क्योंकि इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस में कंडीशन है कि पेशेंट को कम से कम 24 आवर्स एडमिट होना पड़ेगा, बट क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो कि एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी की वजह से एक दिन में ट्रीट हो सकती है, तो
ये कवर होनी चाहिए उसके अंदर, और बहुत सारी पॉलिसी में ये सुविधा उपलब्ध है। तो ये देखना आपके लिए बहुत जरूरी है कि इनमें से क्या क्या बातें आपके फेवर में है। बिल्कुल। मनोज, आप 28 साल के हैं और अपने लिए आपने टर्म प्लान लेने के बारे में सोचा है, बहुत अच्छी बात है। साथ ही एम्प्लॉयर के द्वारा यहाँ पर अगर आपको तमाम इंश्योरेंस मिला है, उसके बावजूद आप अपने लिए कुछ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज हम आपको रेकमेंड कर सकते हैं जो आप अपने लिए ले सकते हैं। अपोलो म्यूनिक ऑप्टिमा रीस्टोर फैमिली फ्लोटर प्लान आप अपने लिए खरीद सकते हैं। सम एश्योर्ड खत्म होने के बाद आपके पास इसमें रीस्टोर का विकल्प रहेगा। साथ ही अपोलो म्यूनिक या आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का पर्सनल प्रोटेक्शन पॉलिसी भी आप यहां पर खरीद सकते हैं। तो ये आपको राय योर मनी से आज दी जा रही है। उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया शो पर आने के लिए पंकज जी, और योर मनी में आज के लिए इतना ही। लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, क्रेडिट कार्ड, लोन से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ mf@moneycontrol.com पर भेज सकते हैं। साथ ही फेसबुक के हमारे पेज पर भी आप अपना सवाल हमें पोस्ट कर सकते हैं और योर मनी के पुराने एपिसोड्स भी यहां देख सकते हैं।